श्री सरस्वती इंटर कॉलेज रिसिया के ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ, आज का वीडियो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, जो नागरिक शास्त्र से संबंधित है। और आज का प्रकरण है भारत का विभाजन एवं विभाजन के संबंध में कठिनाइयाँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि भारत का विभाजन क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ, भारत का विभाजन करने के संबंध में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत का सांप्रदायिक आधार पर 1947 में विभाजन भारत के इतिहास की एक भयंकर त्रासदी, जिसके फलस्वरूप एक साथ दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। भारत के विभाजन की स्कीम 1947 के माउंटबेटन योजना के अंतर्गत निहित थी, जिसे 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लागू किया गया। देश का विभाजन मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता की राजनीति तथा अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम है। कांग्रेस ने इसे सैद्धांतिक रूप से कभी सही नहीं माना, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसे भी विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। गांधी जी का तो यहाँ तक कथन था कि देश का विभाजन उनकी लाश के टुकड़ों पर होगा, अर्थात वे किसी भी दशा में भारत के विभाजन को स्वीकार करने के पक्षधर नहीं, किंतु अंततोगत्वा उन्हें भी विभाजन की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का आरंभ तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ही आरंभ हो गया, जब अंग्रेजों ने मुस्लिम शासकों के अवशेषों को समाप्त करने के लिए हिंदुओं को आगे बढ़ाने की नीति अपनाई। 20वीं सदी के आरंभ में कांग्रेस में जब राष्ट्रीय आंदोलन की अलख जगाई, तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को आगे बढ़ाने की नीति अपना ली, जो किसी न किसी रूप में 1947 तक चलती रही। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में ढाका में अंग्रेजों के सहयोग से मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 में केंद्रीय विधानमंडल में सांप्रदायिकता के आधार पर सीटों का आरक्षण आदि मुस्लिम समर्थक ब्रिटिश नीति के अंग थे। महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ लखनऊ समझौता भी 1920 के दशक में असफल हो गया। ब्रिटिश शासन की फूट डालो और शासन करो की नीति का तार्किक परिणाम यह हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत
टू नेशन थ्योरी को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत का अर्थ है हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय हैं, दोनों के हित अलग अलग हैं, वे एक साथ नहीं रह सकते, उनके हितों में टकराव स्वाभाविक है, इसलिए इनके लिए दो अलग अलग राष्ट्र की आवश्यकता है। इसी को टू नेशन थ्योरी, जिन्ना का दो राष्ट्रीय सिद्धांत कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने 1940 में अपने लाहौर अधिवेशन में इसी सिद्धांत के आधार पर अलग मुस्लिम राज्य की मांग कर दी। इस मांग को ब्रिटिश सरकार का भी समर्थन प्राप्त था और समय समय पर इस मांग को दोहराया जाता रहा। 1946 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई के नाम पर व्यापक आंदोलन चलाया, जिसके कारण 1946-47 में देश के अनेक भागों में, विशेषकर पंजाब और पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। अपार धन जन की हानि इस सांप्रदायिक दंगों में हुई। अंततः 14-15 अगस्त की रात्रि में देश का विभाजन होकर दो अलग अलग राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का समय भारत के समय से आधे घंटे पीछे है। तो भारत में जब 12 बज गए थे रात्रि के, तो वहां पर अभी 11:30 बज रहे होंगे, यानी डेट एक दिन पहले रही होगी। इसलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि देश के विभाजन में क्या क्या कठिनाइयां उत्पन्न हुई। भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा तय करने के लिए यह आधार बनाया गया कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है वे पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। लेकिन इस सिद्धांत को लागू करना आसान न था, क्योंकि कई स्थानों पर हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या मिश्रित थी। जनता का विस्थापन होना स्वाभाविक था। आइए हम देखते हैं कि संक्षेप में भारत के विभाजन के संबंध में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के संबंध में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसमें पहली समस्या थी कि मुस्लिम आबादी आपस में सटे हुए क्षेत्रों में न थी। देश के पूर्व में बंगाल और पश्चिम उत्तर पंजाब सूबे में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। इसलिए जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या की धार्मिक बहुलता के आधार पर जब देश का विभाजन किया गया, तो पाकिस्तान को दो टुकड़े प्राप्त हुए, जिसे पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता। ये दोनों भूमियां, दोनों खंड एक दूसरे से सटे नहीं थे। इन दोनों के मध्य भारत भूमि थी। इन दोनों टुकड़ों के मध्य कोई संपर्क या रास्ता, भूमिगत रास्ता न था।
बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन शुरू हो गया और पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन्ना का द्विराष्ट्रीय सिद्धांत सही नहीं, क्योंकि मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश भी मुस्लिम आबादी वाले पाकिस्तान से अलग हो गया, अर्थात केवल हिंदू मुस्लिम के संबंध में जो कहा गया कि ये इनके हित अलग हैं, ये समुदाय अलग अलग हैं, इसलिए एक साथ नहीं रह सकते हैं, यहाँ तो मुस्लिम मुस्लिम भी एक साथ न रह सकते। देश के विभाजन के संबंध में दूसरी बड़ी कठिनाई जो थी कि कई स्थानों पर मुस्लिम स्वतंत्र पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छुक नहीं। कई ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके भी थे जो पाकिस्तान में मिलना स्वीकार नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो अफगानिस्तान से लगा हुआ भाग है, प्रांत है, वहां के लोकप्रिय नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का हमेशा विरोध करते रहे। चूंकि खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत से संबंधित थे, उदारवादी थे और गांधी जी के सिद्धांतों के अनुयायी और समर्थक थे, इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता। भारत सरकार ने बाद में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न, जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे विभूषित किया, प्रदान किया। भारत पाकिस्तान के विभाजन के संबंध में तीसरी जो कठिनाई थी, मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों के बीच गैर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी। जो पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम कह सकते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के बीच बीच में कई ऐसे स्थान भी थे जहां पर गैर मुस्लिम आबादी की बहुलता थी। इसलिए ऐसे स्थानों पर, ऐसे जगहों पर लंबे समय तक सांप्रदायिक तनाव बना रहा, सांप्रदायिक दंगे होते रहे। ऐसा अनुमान है कि 5 से 10 लाख लोगों को भारत पाकिस्तान के विभाजन के संबंध में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इतनी भयंकर त्रासदी, इतने सांप्रदायिक दंगे चरम सीमा पर हुए। तो ऐसे स्थानों से काफी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा और दूसरी जगह जाकर वे शरणार्थी के रूप में काफी दिनों तक अपने जीवन का कठिन दौर बिताया। भारत पाकिस्तान के विभाजन के संबंध में चौथी जो कठिनाई थी, वो विभाजन के बाद अल्पसंख्यकों की स्थिति। विभाजन के बाद दोनों राष्ट्रों में, भारत में और पाकिस्तान में, बहुत से अल्पसंख्यक रह गए। पाकिस्तान में हिंदू तथा सिख मुख्य रूप से अल्पसंख्यक के रूप में थे, जबकि भारत में मुस्लिम
अल्पसंख्यक के रूप में यत्र तक काफी संख्या में रहे। विभाजन के उपरांत तो 1950 में भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या 12 करोड़ थी। विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान ने अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया, इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। अतः वहां पर जो हिंदू या अन्य धर्म के जो अल्पसंख्यक थे वे वहां पर द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनकर, जबकि भारत में पंथ निरपेक्ष सिद्धांत को अपनाया गया। यहाँ पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं अपनाया गया, बल्कि अल्पसंख्यकों को हर प्रकार से समान अधिकार, मौलिक अधिकार और उनके अपने संस्कृति और शिक्षा और तमाम तरह के सांस्कृतिक और शिक्षा और अपने धर्म के बढ़ाने के लिए, कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न होने पाए, इसके लिए हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण हेतु विशिष्ट व्यवस्थाएं भी की हैं। इस प्रकार भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ तो जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी प्रकार का भेदभाव अब नहीं रह गया है, किंतु आज भी पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उनके साथ विभिन्न प्रकार के शोषण और अनाचार होता रहता है। प्यारे बच्चों, उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि देश का धार्मिक आधार पर विभाजन कुछ नेताओं के लिए भले आकर्षण का केंद्र रहा हो, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप देने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अनेक लोगों को अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़े। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ भारत और पाकिस्तान यानी भारत के विभाजन से संबंधित था कि भारत का विभाजन कब और क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया। भारत का विभाजन के संबंध में, बंटवारे के संबंध में कौन कौन सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, विभाजन के क्या परिणाम हुए, इसके संबंध में हम अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई बात, कोई भाग अगर समझ में न आया हो और क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप निसंकोच मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, मेरे फ़ोन से कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का निराकरण समुचित तरीके से किया जाएगा। धन्यवाद।